डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं और वह टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, स्वतंत्रता की अवधारणा। राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत स्वतंत्रता, समानता, न्याय, ये बड़े महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स हैं, अवधारणा हैं, जिनका राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए इसका अर्थ समझना जरूरी होता है। तो इस स्वतंत्रता की अवधारणा का अर्थ क्या है, स्वतंत्रता कितने प्रकार की होती है और यह किस प्रकार संरक्षित रहती है, आदि बिंदुओं के बारे में आज की इस क्लास में हम बात करने जा रहे हैं। हम अपना टॉपिक शुरू करें इससे पहले आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। स्वतंत्रता, जिसे हम अंग्रेजी भाषा में लिबर्टी भी कहते हैं, यह लिबर्टी शब्द लैटिन भाषा के किससे बना हुआ है? लिबेर से बना हुआ है। इस लिबेर शब्द का हिंदी में शब्दार्थ जो होता है वह है बंधनों का अभाव, प्रतिबंधों का अभाव होना, अर्थात एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शंस। व्यक्ति के ऊपर प्रतिबंध नहीं होने चाहिए। स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति चाहता है क्योंकि वह अपने इच्छा अनुसार अपना कार्य करना चाहता है और कहा भी जाता है कि व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए जो सबसे आवश्यक चीज है कि वह अपने इच्छा अनुसार अपना कार्य कर सके, तो इसके लिए उसे अवसर मिलना चाहिए, अर्थात स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, जिससे कि वह अपनी इच्छा को पूरा कर सके और अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। तो आधुनिक समय में स्वतंत्रता को व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए एक अनिवार्य तत्व समझा जाता है। इसी कारण हम देखें कि प्रत्येक व्यक्ति अधिक से अधिक मात्रा में स्वतंत्रता चाहता है, पर कई बार इस स्वतंत्रता शब्द का गलत अर्थ भी लगा लिया जाता है। अर्थात सामान्य शब्दों में हम बात करें तो कई बार ये कहा जाता है कि साहब व्यक्ति जो मन में आए वो करे, अर्थात उसे मनमानी करने देना। तो हम इसे जो मन में आए या मनमानी की इच्छा को हम स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ नहीं मान सकते। व्यक्ति एक विवेकशील प्राणी है और वह समाज में रहता है, तो समाज में रहते हुए सामाजिक मर्यादाएं हैं या कुछ ऐसे कार्य हैं जिससे दूसरों की स्वतंत्रता का हनन ना हो, तो वही कार्य करने की अनुमति प्रदान की जा सकती है जो करने योग्य हैं। तो इस प्रकार हम देखें स्वतंत्रता है क्या, अर्थात स्वतंत्रता मनमानी अर्थात स्वच्छंदता नहीं है। स्वच्छंदता का तात्पर्य होता है कि जो मन में आए वो करें, तो यह स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ नहीं है। स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ है कि जो करने योग्य कार्य है उन करने योग्य कार्यों को करने के अवसर प्रदान किए जाए, वह क्या कहलाएगी? स्वतंत्रता कहलाएगी, लिबर्टी कहलाएगी। तो स्वतंत्रता शब्द का जो अर्थ है बंधनों का अभाव, यह इसका एक नकारात्मक अवधारणा है, नकारात्मक अर्थ है। इस स्वतंत्रता को समझने के लिए हम देखें कि इसे दो रूपों में हम देख सकते हैं, दो प्रकार से इसको परिभाषित कर सकते हैं। यह दो रूप कौन कौन से हैं? एक तो है सब नकारात्मक स्वतंत्रता और दूसरी है सकारात्मक स्वतंत्रता, नेगेटिव लिबर्टी, और सेकंड इज पॉजिटिव लिबर्टी। नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है? नकारात्मक स्वतंत्रता का हम देखें प्रतिपादन जो इसके बारे में बात की गई वो इन लोगों द्वारा की गई। सीले के द्वारा नकारात्मक स्वतंत्रता की बात की गई, मैकेंजी, लास्की आदि राजनीति शास्त्री जो हैं वो किसकी बात करते हैं? नकारात्मक स्वतंत्रता की बात करते हैं। इस नकारात्मक स्वतंत्रता का तात्पर्य है कि व्यक्ति को वो कार्य नहीं करने देने चाहिए जिससे कि दूसरों की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचे। अर्थात हम दूसरी प्रकार से ये भी कह सकते हैं कि स्वतंत्रता का वो कार्य करने की अनुमति है जिससे दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचे, और बंधनों का अभाव की बात भी किसमें की जाती है कि व्यक्ति के ऊपर अनुचित प्रतिबंध नहीं लगाए जाए। यह किसमें निहित है? यह बात नकारात्मक स्वतंत्रता के अंतर्गत यह बात निहित है, क्योंकि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहते हुए उसे जो अपना सामाजिक आचरण करना होता है उस सामाजिक आचरण में वह यह ध्यान में रखना होता है कि दूसरे व्यक्तियों की स्वतंत्रता को भी नुकसान नहीं पहुंचे। इस हेतु आवश्यक कानून बनाए जाते हैं। तो कानून और समाज एवं व्यक्ति, इन तीनों के सामंजस्य से व्यक्ति को जो कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है वह कैसी स्वतंत्रता कहलाती है? नकारात्मक स्वतंत्रता कहलाती है। अब हम देखें स्वतंत्रता का सकारात्मक स्वरूप क्या है। सकारात्मक स्वतंत्रता जो है उसका प्रतिपादन सबसे पहले हम देखें किसके द्वारा किया गया? ब्रिटिश आदर्शवादी विचारक टी.एच. ग्रीन के द्वारा किया गया, बार्कर द्वारा किया गया। तो टी.एच. ग्रीन क्या कहता है? टी.एच. ग्रीन कहता है कि व्यक्ति को ऐसे कार्य करने की आजादी,
ऐसे कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाए जो कार्य कैसे हैं, करने योग्य हैं। जो कार्य करने योग्य हैं, उन करने योग्य कार्यों को करने के लिए व्यक्ति को क्या प्रदान की जाए, समान अवसर प्रदान किए जाए, छूट प्रदान की जाए, उसे क्या कहेंगे, स्वतंत्रता कहेंगे। यह अवधारणा कौन सी कहलाती है, सकारात्मक स्वतंत्रता। क्योंकि देखिए इसमें दो बातें हैं, एक तो व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का विकास करना है और व्यक्तित्व का विकास करने के लिए स्वतंत्रता एक आवश्यक तत्व है और वह स्वतंत्रता सबको प्रदान की जानी चाहिए जिससे कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास हो सके। तो इस प्रकार सकारात्मक स्वतंत्रता आधुनिक समय में जब राज्य का स्वरूप लोक कल्याणकारी हो चुका है, तो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का प्रसार होने के कारण हमें स्वतंत्रता की कौन सी अवधारणा लोकप्रिय देखने को मिलती है, सकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा देखने को मिलती है। तो सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है, स्वतंत्रता ऐसे कार्य को करने और उपभोग करने की अनुमति देती है जो करने योग्य है, जो उपभोग करने योग्य है या जो कार्य करने योग्य है, उनको हम सकारात्मक स्वतंत्रता में शामिल करते हैं। तो राज्य का जब कार्यक्षेत्र बहुत विस्तृत हो चुका है तो उस समय इस सकारात्मक स्वतंत्रता में कि सबको समानता, स्वतंत्रता, न्याय, इनके बीच एक संबंध भी है, तो यह सबको समान रूप से मिलना चाहिए, यह बात सकारात्मक स्वतंत्रता में निहित है। तो इन स्वतंत्रता की इन जब दोनों अवधारणाओं को हम देखते हैं तो हमारे निष्कर्ष के रूप में स्वतंत्रता के लिए दो आवश्यक चीजें निकल के आती हैं और वो दो एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर लिबर्टी, व्हाट आर दीज। तो हम देखें कौन कौन से आवश्यक तत्व हैं। एक तो साहब व्यक्ति के ऊपर प्रतिबंध जो है वो प्रतिबंध कैसे होने चाहिए, मिनिमम होने चाहिए, न्यूनतम प्रतिबंधों की व्यवस्था होनी चाहिए। अर्थात प्रतिबंध ऐसे होने चाहिए जो आवश्यक हो और जो अनावश्यक हो उन प्रतिबंधों को क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए। तो न्यूनतम प्रतिबंध होने चाहिए। और दूसरा है व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का विकास करना है, तो व्यक्ति को व्यक्तित्व का विकास करने के लिए क्या प्रदान की जानी चाहिए, सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। तो यह स्वतंत्रता के दो सबसे आवश्यक तत्व हैं और इनके आधार पर स्वतंत्रता की हम एक परिभाषा भी दे सकते हैं। और वो परिभाषा किस प्रकार हो सकती है, तो व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए, व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए आवश्यक परिस्थितियां जो कि न्यूनतम प्रतिबंध एवं किसकी बात करती हैं, व्यक्तित्व के विकास हेतु आवश्यक सुविधाओं की बात करती हैं, वह परिस्थितियां क्या कहलाती है, वह परिस्थितियां स्वतंत्रता कहलाती है। स्वतंत्रता वह परिस्थिति है या वह अवधारणा है जो न्यूनतम प्रतिबंध और व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के ऊपर बल देती है, उसको हम क्या कह सकते हैं, स्वतंत्रता कह सकते हैं। अब स्वतंत्रता के डिफरेंट टाइप्स है साहब, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ लिबर्टी। तो व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिबर्टी, हम राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो हमें इन विभिन्न प्रकारों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करें प्राकृतिक स्वतंत्रता की, नेचुरल लिबर्टी की बात करें। और देखिए राजनीति विज्ञान में इस प्राकृतिक स्वतंत्रता की बात करने वाले जो विचारक हैं उनमें संविदावादी विचारक जिनमें हम नाम लेते हैं हॉब्स, लॉक, रूसो का नाम लेते हैं। इन संविदावादी विचारकों द्वारा राज्य की उत्पत्ति से पहले, बिफोर प्री स्टेट कंडीशन जो थी, उसमें बताया गया कि व्यक्ति को क्या प्राप्त थी, प्राकृतिक स्वतंत्रता प्राप्त थी प्रकृति द्वारा। और लॉक ने तो स्वतंत्रता के अधिकार को एक प्राकृतिक अधिकार, सबसे पहले उसने इसको स्वतंत्रता को एक प्राकृतिक अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान की। और रूसो ने तो अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ये कहा भी था कि व्यक्ति स्वतंत्र पैदा होता है परंतु सर्वत्र वह बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। तो प्राकृतिक स्वतंत्रता की बात की प्रकृति ने सबको समान स्वतंत्रता प्रदान की है और व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार अपना कार्य कर सकता है। चाहे वो अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना देखें, फ्रांस की संविधान की प्रस्तावना देखें, तो उन प्रस्तावनाओं में भी हमें इसकी बात दिखाई देने को मिलती है, प्राकृतिक स्वतंत्रता की बात की प्रकृति ने व्यक्ति को उसके जन्म के साथ ही क्या प्रदान की है, स्वतंत्रता प्रदान की है। परंतु जब व्यक्ति सामाजिक जीवन निर्वाह करता है, समाज में रहता है, तो सामाजिक मर्यादाओं को, कानूनों को वह ध्यान में रखते हुए अपने जीवन का निर्वाह करता है। तो यहाँ आवश्यक हो जाता है कि व्यक्ति अपने प्राकृतिक स्वतंत्रता और सामाजिक मर्यादाओं के बीच में क्या करे, तारतम्य स्थापित करे, सामंजस्य स्थापित होना चाहिए। अर्थात प्राकृतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत हम इस दावे को स्वीकार नहीं कर सकते कि हम जो मन में आए वो करें। दूसरी प्रकार की स्वतंत्रता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता।
पर्सनल लिबर्टी, इंडिविजुअल लिबर्टी, कि व्यक्ति को जो वह चाहता है, जैसा वह करना चाहता है, जो खाना चाहता है, जो वो धर्म मानना चाहता है, जो है कपड़े पहनना चाहता है, जो साहित्य वह पढ़ना चाहता है, तो जिसका प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है, ऐसे कार्य जिनका प्रभाव उस व्यक्ति विशेष तक सीमित हो, उन कार्यों को करने की आज़ादी उस व्यक्ति को प्रदान की जानी चाहिए। यह बात कौन सी स्वतंत्रता में निहित है? यह बात व्यक्तिगत स्वतंत्रता में निहित है, इंडिविजुअल या पर्सनल लिबर्टी में निहित है। और इस व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा प्रतिपादक जो माना जाता है वो माना जाता है जे.एस. मिल को। जे.एस. मिल महोदय ने एक बहुत महत्वपूर्ण किताब लिखी, उस किताब का नाम भी क्या था? सब ऑन लिबर्टी। उस जे.एस. मिल ने अपनी पुस्तक में इस व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रबल पक्ष लिया। उसने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आत्मा पर, अपने शरीर पर और अपनी बुद्धि पर पूरी तरह से क्या प्राप्त है? स्वतंत्रता प्राप्त है। तो राज्य का नियंत्रण नहीं होना चाहिए ऐसे कार्यों के ऊपर जो सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित हैं। जैसे मैं क्या खाता हूँ, मैं क्या पहनता हूँ, किन मेरे संबंध किसके साथ हैं, या मैं किन धार्मिक मान्यताओं का अनुसरण करता हूँ, विश्वासों को मानता हूँ। तो ऐसे कार्य जिनका संबंध किसी व्यक्ति विशेष तक सीमित हो, उन कार्यों के ऊपर किसी अन्य का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। उस प्रकार की स्वतंत्रता को जे.एस. मिल द्वारा कि व्यक्ति अपनी आत्मा, अपनी मन, अपनी बुद्धि के ऊपर पूर्ण संप्रभु है, इस बात को जे.एस. मिल के द्वारा कहा गया। तो वह किसका समर्थन कर रहा है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन कर रहा है। पर कई बार कुछ व्यक्तिगत कार्य ऐसे भी होते हैं जिनका दुष्परिणाम दूसरों के ऊपर देखने को मिलता है। जैसे अगर हम मद्यपान करते हैं, शराब पीते हैं, तो घर में बैठकर अगर हम शराब पी रहे हैं, वहां तक तो उचित है। अगर हम वही शराब पी करके हम सड़क पर वाहन चलाने लगे, तो हमारे ऐसे व्यक्तिगत कार्य से दूसरों के जीवन को क्या हो सकती है? हानि हो सकती है। तो हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत व्यक्ति के उस दावे को स्वीकार नहीं कर सकते। तो राज्य कानून बना करके यह तय करता है कि शराब पीकर वाहन चलाना दंडनीय अपराध है। तो यहाँ इसे हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन नहीं कह सकते। अगर कोई व्यक्ति विवेकहीन है और वो एक ऐसे सड़क पर जा रहा है, ऐसे पुल से जा रहा है जो आगे क्षतिग्रस्त है, उसको जिस बात की जानकारी नहीं है, तो उस व्यक्ति को उस पुल को पार करने से रोका जा सकता है जो पुल आगे से टूटा हुआ है। तो इस प्रकार यहाँ वह व्यक्ति किसका दावा नहीं कर सकता? अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का, कि मैं जो चाहूं वो करूं, इस दावे को स्वीकार नहीं किया जा सकता। अगली महत्वपूर्ण स्वतंत्रता है नागरिक स्वतंत्रता, सिविल लिबर्टीज। सिविल लिबर्टीज, जब आधुनिक लोकतांत्रिक राज्यों में नागरिक स्वतंत्रताओं का बड़ा महत्व है और आधुनिक लोकतांत्रिक राज्यों में संविधान जो है, उन संविधानों में बाकायदा मूल अधिकारों के माध्यम से व्यक्तियों की इन नागरिक स्वतंत्रताओं को स्वीकार किया गया है। और मूल अधिकारों में स्वतंत्रता का जो अधिकार है वह व्यक्ति को कई प्रकार के राजनीतिक अधिकार प्रदान करता है, जैसे चुनाव लड़ने का अधिकार है, या मतदान करने का अधिकार है, सरकार के कार्यों की आलोचना करने का अधिकार है, कोई भी राजनीतिक संगठन बनाने का अधिकार है, कोई राजनीतिक पद प्राप्त करने का अधिकार है। तो एक राज्य द्वारा अपने नागरिकों को कानून के माध्यम से जो स्वतंत्रताएं प्रदान की जाती हैं, जिससे कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास हो सके, उन कार्यों को, उनको क्या कहा जाता है? सिविल लिबर्टीज कहा जाता है। और इन सिविल लिबर्टीज का वर्तमान लोकतांत्रिक राज्यों में व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो प्रत्येक व्यक्ति को सजग होकर, जागरूक होकर के अपने इन नागरिक स्वतंत्रताओं के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए। तभी लोकतांत्रिक राज्य की जो अवधारणा है वह सार्थक हो पाती है। अगली स्वतंत्रता है राजनीतिक स्वतंत्रता, राजनीतिक कार्यों को करने की आज़ादी। चुनाव लड़ना, कोई राजनीतिक पद ग्रहण करना, या सरकार के कार्यों की आलोचना करना, राजनीतिक संगठन बनाना, ये प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से राज्य में क्या होते हैं? उपलब्ध होते हैं, करने की आज़ादी होती है। तो इनको राजनीतिक स्वतंत्रताएं कहा जाता है। प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में प्रत्येक नागरिक को यह कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है। तो इसे हम मतदान करने का अधिकार है, चुनावों में भाग लेने का अधिकार है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं? राजनीतिक स्वतंत्रता कहते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता की प्रत्येक व्यक्ति को अपना जीवन निर्वाह करने के लिए आर्थिक संसाधन चाहिए। तो वो जो श्रम करता है, उस श्रम का जो भुगतान है, वो भुगतान उसे मिलना चाहिए, किसी अन्य के द्वारा उसका शोषण नहीं किया जाए, और जीवन निर्वाह करने के लिए जो न्यूनतम संसाधन है उन तक उसकी पहुंच होनी चाहिए। इसको हम क्या कह सकते हैं? आर्थिक स्वतंत्रता कह सकते हैं। और आर्थिक स्वतंत्रता जो है वह स्वतंत्रता के अन्य प्रकारों से जुड़ी हुई है। राजनीतिक स्वतंत्रता का ही तब
तब महत्व है जब उसके साथ साथ क्या भी उपलब्ध होनी चाहिए, व्यक्ति को आर्थिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। अगली स्वतंत्रता का प्रकार है राष्ट्रीय स्वतंत्रता, नेशनल लिबर्टी। देखिए 1947 से पहले भारत को क्या प्राप्त नहीं थी, राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी, क्योंकि भारत के बारे में जो निर्णय लिए जाते थे वो ब्रिटिश सरकार से लिए जाते थे, क्योंकि ब्रिटिश का उपनिवेश था भारत, ब्रिटेन का एक गुलाम देश था भारत। तो भारत के लोगों के मन में बड़ी इच्छा थी कि भारत को क्या मिलनी चाहिए, आज़ादी मिलनी चाहिए। तो एक राज्य द्वारा अपने मामलों में निर्णय लेने, चाहे वो मामले बाह्य मामले हो चाहे आंतरिक मामले हो, तो उन मामलों में उस नागरिकों के द्वारा चुनी हुई सरकार स्वतंत्र रूप से अपने निर्णय ले सके, इसी को क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता कहा जाता है। और राष्ट्रीय स्वतंत्रता का एक महत्वपूर्ण लक्षण है कि प्रत्येक राज्य को संप्रभुता प्राप्त होनी चाहिए। अगर संप्रभुता उसके पास है तो वह राष्ट्रीय स्वतंत्रता का उपभोग कर सकता है। तो दीज आर डिफरेंट फॉर्म्स, दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिबर्टी। A student of political science must be understand and clarify the meaning of these different form of liberty। तो अब हम देखें अगला टॉपिक, हम देखें अगला इसका आगे इसको बढ़ते हुए हम देखें कि स्वतंत्रता का संरक्षण, सेफगार्ड्स कि साहब स्वतंत्रता कहने मात्र से नहीं है, कहने मात्र से स्वतंत्रता उपलब्ध नहीं हो सकती। स्वतंत्रता देने के साथ साथ इसके पर्याप्त क्या होना चाहिए, इसकी सुरक्षा की व्यवस्था भी, संरक्षण की व्यवस्था भी होनी चाहिए, इसके लिए भी प्रावधान व्यवस्था की जानी चाहिए। तो देखें कि साहब स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए क्या आवश्यक है, व्हाट आर एसेंशियल फॉर द प्रमोशन फॉर द सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी इन ए स्टेट। तो हम देखें ये कहा जाता है कि स्वतंत्रता तब भी रह सकती है कानून के माध्यम से स्वतंत्रता उपलब्ध हो सकती है। कई बार नकारात्मक रूप में ये कहा जाता है कि कानूनों के माध्यम से व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित होती है, परंतु ऐसा नहीं है। अपितु कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं। जैसे भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं, उन मौलिक अधिकारों में ये लिखा हुआ है स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार की जो बात की गई है। तो अगर हमारे स्वतंत्रता के अधिकार का हनन होता है तो पीड़ित व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत जा सकता है और सर्वोच्च न्यायालय उस व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए क्या रिट जारी करता है। तो कानूनों के माध्यम से ही व्यक्ति को क्या प्राप्त होती है, गारंटी प्राप्त होती है, किसकी, लिबर्टी की। तो आदर्श कानून होने चाहिए, अच्छे कानून होने चाहिए जो व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा कर सकें। इसके अलावा स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कि साहब समाज में सभी को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, इसके लिए जरूरी है कि विशेष अधिकार कि समाज में किसी वर्ग विशेष को विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होने चाहिए। जैसे हमने देखा ब्रिटिश शासन के दौरान या सामंती शासन के दौरान समाज के कुछ गिने चुने लोगों को कुछ विशेष अधिकार मिले हुए हैं और उन्हीं अधिकारों का प्रयोग करते हुए दूसरों की स्वतंत्रता का क्या करते हैं, हनन करते हैं। तो जरूरी है कि आधुनिक लोकतांत्रिक राज्यों में स्वतंत्रता की रक्षा के लिए विशेष अधिकारों का अंत होना चाहिए। शासन की प्रणाली के तौर पर लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली को स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सबसे आवश्यक माना जाता है। बिना लोकतंत्र के स्वतंत्रता की रक्षा नहीं हो सकती या बिना लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के नागरिकों को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो सकती। व्यक्ति को मूल अधिकार मिलने चाहिए। मूल अधिकार कि वो अधिकार, वो परिस्थितियां जो कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होती हैं, जिन्हें देश की मूल विधि में जिनका उल्लेख किया जाता है, संविधान में जिनका उल्लेख किया जाता है, उन्हें मूल अधिकार कहा जाता है। तो मूल अधिकारों में अगर हमने किसका उल्लेख कर दिया, स्वतंत्रता का, जैसे भारत के संविधान में अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक किसकी बात की गई है, स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है। तो यहाँ इसके माध्यम से क्या हो गया है, अनुच्छेद 32 के माध्यम से हमने गारंटी दे दी है कि अगर किसी की स्वतंत्रता का हनन होगा तो वह अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालयों में बात दायर कर सकता है। तो ये मूल अधिकार भी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए आवश्यक है। साथ ही न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए। न्यायपालिका के ऊपर क्या उसे अपने कार्य करने की आज़ादी होनी चाहिए। न्यायाधीश जो है वो बिना किसी दबाव के स्वतंत्र रूप से अपना कार्य कर सकें, ऐसी व्यवस्था भी हमें करनी होगी। और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है स्वतंत्रता के लिए वो है नागरिकों की जागरूकता। नागरिकों की जागरूकता, अवेयरनेस ऑफ सिटीजन्स। अगर लोग सोए हुए हैं, लोगों को अपने अधिकारों की या अपनी स्वतंत्रता की जानकारी नहीं है, उनकी महत्वता का जानकारी नहीं है,
तो कोई भी नियम, कोई भी कानून, कोई भी सरकार स्वतंत्रता की बात करती तो है, परंतु वह उपलब्ध या उपभोग नहीं कर पाएंगे। तो स्वतंत्रता के उपभोग करने के लिए महत्वपूर्ण चीज जो है वो है नागरिकों की जागरूकता, जिससे नागरिक अगर स्वतंत्रता का उल्लंघन होता है तो तुरंत वो सरकार के ऊपर या न्यायालय के माध्यम से अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए प्रयास कर सकते हैं। स्वतंत्रता की अवधारणा की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण अवधारणा का प्रतिपादन किया गया और वो महत्वपूर्ण अवधारणा है शक्तियों का पृथक्करण, नियंत्रण एवं संतुलन, चेक एंड बैलेंस थ्योरी और सेपरेशन ऑफ पावर थ्योरी। ये दोनों सिद्धांत जो हैं वह फ्रांसीसी विचारक मॉन्टेस्क्यू द्वारा इनका प्रतिपादन किया गया। मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि राज्य का जो शासन है वह अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके नागरिकों की स्वतंत्रता का हनन कर सकता है। तो इसे रोकने के लिए मॉन्टेस्क्यू महोदय ने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज के अंतर्गत इस बात के ऊपर बल दिया कि शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को संविधान में शामिल किया जाना चाहिए, नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत को अपनाया जाना चाहिए, जिससे क्या हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा हो सकती है। तो स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए यह मॉन्टेस्क्यू के सिद्धांत को अपनाया जाना भी जरूरी है। स्वतंत्र प्रेस होनी चाहिए। सरकार का चौथा स्तंभ कहा जाता है स्वतंत्र प्रेस, मीडिया, कि वह सरकार के ऐसे कार्यों को जनता के सामने ला सके, जनता की पीड़ा को उजागर कर सके जो कि व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में जो समाचार पत्र थे वह समाचार पत्र लोगों की पीड़ाओं को, लोगों के कष्टों को सामने लाते और सरकार के कार्यों की आलोचना करते। तो इससे भी व्यक्ति की स्वतंत्रता की क्या होती है, सब रक्षा होती है। और इसके अलावा आर्थिक न्याय का मतलब ये है कि समाज में बहुत ज़्यादा अमीरी और गरीबी का जो अंतर है, गैप बिटवीन रिचनेस एंड पॉवर्टी, यह बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन निर्वाह करने के जो साधन हैं उन जीवन निर्वाह करने के साधनों तक उसकी पहुंच होनी चाहिए। रोटी, कपड़ा और मकान है, शिक्षा, पीने का पानी जो है, इन तक सब तक इनकी पहुंच होनी चाहिए, जिससे कि उसका शोषण ना हो सके, उसे अपने श्रम का निर्वाह भत्ता मिलना चाहिए। तो जब तक ये चीजें हैं तब तक किसी व्यक्ति को क्या मिल सकती है, स्वतंत्रता मिल सकती है। अब हम इसके स्वतंत्रता के एक महत्वपूर्ण पक्ष के ऊपर और बात करते हैं, वो ये है कि क्या कानून स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करते हैं। लॉज आर रेस्ट्रिक्टेड द लिबर्टी ऑफ ए इंडिविजुअल। कई बार ये कहा जाता है कि जितने ज्यादा कानून होंगे उन कानूनों के माध्यम से व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित होती है, परंतु ऐसा पूरी तरह से सही नहीं है। कानूनों के माध्यम से व्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी होती है। अर्थात कानून जो है, देखिए, कानून व्यक्ति के विवेक का परिणाम है। तो कानून जो बनाए जाते हैं वो बनाते समय सबके हित को ध्यान में रखा जाता है, कॉमन गुड की अवधारणा को ध्यान में रखा जाता है। तो कानून जो होते हैं वह सबको स्वतंत्रता का अवसर उपलब्ध कराने की बात करते हैं। तो हम अगर कोई ऐसा कार्य करे, कोई व्यक्ति जिससे दूसरों की स्वतंत्रता का हनन होता हो, तो कानून उस कार्य के ऊपर क्या लगाता है, रोक लगाता है, जिसके परिणाम स्वरूप दूसरों को क्या प्राप्त हो सकती है, स्वतंत्रता प्राप्त हो सकती है, दूसरों की स्वतंत्रता का हनन नहीं होता। तो कानूनों के माध्यम से हमें स्वतंत्रता प्राप्त होती है। कानून हमारी स्वतंत्रता को सीमित नहीं करते। जैसे हम देखें मूल अधिकारों की बात है, तो मूल अधिकार कानून के माध्यम से हम देखें कि कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो करने योग्य नहीं है। तो हमारे भारत के संविधान में बहुत अच्छे तरीके से उन परिस्थितियों को भी बता दिया गया है कि जिन परिस्थितियों में कि हम ऐसा कोई संगठन नहीं बना सकते जो कि धार्मिक अंधविश्वासों को बढ़ावा दे, या ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकते जो देश की अखंडता के विरोध में है। तो उन कार्यों को करने के ऊपर जो रोक लगाई गई है, ऐसे कार्यों से हम देखें हमारी राष्ट्रीय स्वतंत्रता का, समाज के दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण होता है। तो कानून से व्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं होता, अपितु तार्किक रूप में हम देखें तो व्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी होती है, क्योंकि कानून व्यक्ति के विवेक की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति है और कानून सामान्य हित में काम करता है। कानून के माध्यम से व्यक्ति की स्वतंत्रता संरक्षित रहती है, उसका सबको आसानी से उपभोग कर सकते हैं। परंतु कई बार कुछ ऐसे कानून भी होते हैं जिन कानूनों से व्यक्ति की स्वतंत्रता अनुचित रूप से सीमित होती है। तो लोकतांत्रिक शासन प्रणालियों में नागरिकों को कई अवसर, कई मौके प्रदान किए जाते हैं कि नागरिक समाज के माध्यम से या विभिन्न संगठनों के माध्यम से या न्यायालयों के माध्यम से या संसद के माध्यम से
हम अपने विरोध प्रदर्शनों के माध्यम से सरकार के उन कानूनों का विरोध करें जिन कानूनों के माध्यम से व्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या हो रहा है, हनन हो रहा है। तो यहाँ व्यक्ति को विवेकशील होना जरूरी है, जागरूक होना जरूरी है। तो सभी प्रकार के कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन नहीं करते। अगर कुछ कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करते हैं तो नागरिकों को उन कार्यों का विरोध करना चाहिए जिससे कि व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा हो सके। और वर्तमान लोकतांत्रिक शासन प्रणालियों के अंतर्गत स्वतंत्रता एक बड़ी महत्वपूर्ण अवधारणा है। और प्रैक्टिकली भी हम देखें कि वर्तमान में जब राज्य का आकार बढ़ता जा रहा है तो व्यक्ति के जीवन के क्षेत्र के ऊपर इसका नियंत्रण बढ़ता जा रहा है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं हम देखें कि व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित, तो यहाँ व्यक्तियों को निरंतर जागरूक, सजग और विवेकशील होने की आवश्यकता है अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए, और ज़्यादा जागरूक होकर के हम प्रयास करें। इसी के साथ धन्यवाद। आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू।